वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 टी20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है उसके मैच डे 18 की। मैच डे 18 में दूसरा सेमीफाइनल खेला गया था, डेट इज़ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और बैटिंग की दावत दी इंडिया को। इंडिया बैटेड फर्स्ट और इंडिया की बैटिंग फिर से टॉप ऑर्डर जो उनके ओपनर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए हमें ऑलरेडी टूर्नामेंट में नज़र आ रहे थे। KL राहुल शुरू में ही आउट हो गए, उनको इस मैच में परफॉर्मेंस उनकी बनती थी और वो लास्ट दो मैच है तो उन्होंने लगातार हाफ सेंचुरीज की हैं। लेकिन क्रिस वोक्स ने उनका आउट किया, जॉस बटलर ने उनका कैच पकड़ा, वो विकेट कीपर पे कट लग के चला गया था। और फिर रोहित शर्मा की भी बात करेंगे, 27 रन उन्होंने बनाए 28 बॉलों पे। क्रिस जॉर्डन ने उनको आउट किया, उन्होंने भी हवा में बॉल उठा दी थी। फिर आदिल रशीद ने सूर्य कुमार यादव को 14 रन पे आउट किया, उन्होंने भी हवा में बॉल उठा दी थी। एंड आई थिंक वो बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी जो कि आदिल रशीद ने की है। जॉस बटलर ने भी उनकी तारीफ़ करी थी मैच के बाद कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लो कर दी थी, क्योंकि हार्दिक जो सूर्य कुमार यादव थे वो एक स्टेप आगे आ चुके थे क्रीज से, तो उन्होंने बिल्कुल ही हवा में बॉल उठा दी थी। आई थिंक ग्रेट बॉलिंग बाय आदिल रशीद। और मैं यही बात करूँगा सबसे पहले कि इंडिया का जो ओपनर्स का सेट था वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा और स्ट्रगल क्यों किया। आई थिंक KL राहुल से क्वेश्चंस होने चाहिए। रोहित शर्मा से मैं इसलिए इतने क्वेश्चन नहीं करूँगा, हालांकि उन्होंने हाफ सेंचुरी भी नज़र नहीं आई इस टूर्नामेंट में उनकी तरफ से, लेकिन रोहित शर्मा देखें पूरी टीम को संभाल रहे थे। 140 करोड़ की कैप्टनसी करना एक अलग बात होती है, मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जिताना एक अलग सिनेरियो है। उनकी कैप्टनसी पे हम रोहित शर्मा की डाउट करेंगे बिकॉज जब से वो कैप्टन बने वो फेलियस क्रिकेट उन्होंने खेलना छोड़ दिया। जिस तरीके से वो पुल करते थे शॉट्स को, जिस तरीके से आते साथ ही अटैक करते थे बॉलर्स को, उस तरीके से वो नज़र नहीं आ रहे। वो रोकते हैं, वो इनिंग्स को पहले एनालाइज करते हैं, फिर वो शॉट्स की तरफ जाते हैं। हालांकि पावर प्ले में ये काम नहीं होता, 40 से ऊपर रन इंडिया की तरफ से नहीं आ रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट में पावर प्ले में। तो अगर आप पावर प्ले को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे तो यू विल स्ट्रगल इन द होल इनिंग्स। हमेशा ये हो रहा था कि सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या या इवन विराट कोहली जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्या इनिंग्स खेली थी, उन्होंने पहले अपने आप को संभाला। ये मिडिल ऑर्डर का काम होता है कि वो फिनिश की तरफ जाए। और एनालाइज़र जो होते हैं वो विराट कोहली, आई थिंक परफेक्ट उनके पास नंबर 3 मौजूद है। आई थिंक सारी टीम में मैं यही कहूँगा सबसे अच्छे भी विराट कोहली है नंबर 3 पे, और वो अच्छे तरीके से एनालाइज भी करते हुए आ रहे हैं और फिनिश भी करते आ रहे हैं। लेकिन उनका काम जो ओपनर्स का है वो मेन होता है कि आप पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो, आप अटैक करो, आप सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर लाओ। जब तक आप पावर प्ले वाली चीज़ को नहीं जीतोगे तब तक आप पूरे मैच को नहीं जीत सकते। तो आई थिंक रोहित शर्मा का तो समझ में आता है। और मैं ये बात करूँगा विराट कोहली की भी, जब से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी है तब से उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया है। बहुत उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं कि अच्छे से वो परफॉर्म कर रहे हैं और बिल्कुल उनके दिमाग में अब एक ही फोकस हो गया कि अब मैंने सारा फोकस अपने बैटिंग को देना है और वो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। आई थिंक रोहित शर्मा कैप्टनसी पे भी इंडियन फैंस बहुत ज़्यादा डाउट करेंगे और KL राहुल के ऊपर भी यही बात करेंगे कि अब इनका क्या आगे करना है। तो KL राहुल के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कैप्टनसी नहीं थी, वो विकेट कीपिंग करते हैं, वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे। और ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक ही उनके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं। तो आई थिंक KL राहुल पे बहुत सारे सवाल होंगे और BCCI एंड इंडियन फैंस करेगा कि उनको शायद कंसिडर करना पड़ेगा कि उनको एक ओपनर चेंज करना है। बिकॉज मेरे हिसाब से लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब आपका ओपनर स्लॉट स्ट्रगल कर रहा होता है तो बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है जैसे जॉर्ज बटलर और एलेक्स हेल्स को देखें, दोनों राइट हैंड बैट्समैन हैं लेकिन क्या परफॉर्मेंस देते हैं। फिर हम 2019 का वर्ल्ड कप देखें, ODI का जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय थे, तो दोनों राइट हैंडर्स थे, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आई थिंक आपको बॉलर्स को कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूज करना होता है। तो आई थिंक लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आई थिंक वो ज़्यादा सूट करता है। तो खैर हम बात करते हैं, बहुत सारे फैन यही कह रहे हैं कि इंडिया का कैप्टन वापस विराट कोहली को बना दें, लेकिन आई थिंक विराट कोहली नहीं करेंगे ये एक्सेप्ट। कॉज वो यही कहेंगे इतनी मुश्किल से तो मेरी फॉर्म वापस आई है, मैं इतना अच्छा से इनिंग्स को खेल पा रहा हूँ, एनालाइज कर पा रहा हूँ और जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो खेल रहे हैं अब वो कैप्टनसी में नज़र नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वो। तो आई थिंक विराट कोहली विल नॉट एक्सेप्ट द कैप्टनसी अगेन। बहुत उनके लिए बहुत उनको प्रेशर में डाला गया था मीडिया की तरफ से बहुत सारे लोगों ने। तो आई थिंक ये भी चीज़ गलत है। अब सेम रोहित शर्मा के साथ भी यही हो रहा है, लेकिन मजबूरी यही है कि आपकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो रोहित शर्मा को आई थिंक खुद भी कंसिडर करना होगा और आई थिंक BCCI भी कंसिडर ये चीज़ें करेगा। लेकिन मैं अपना एक पर्सनल ये ओपिनियन देना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को इंडिया का सिर्फ T20 का कैप्टन होना चाहिए। या आई गेस आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हार्दिक पांड्या सूटेबल और नॉट। कॉज हार्दिक पांड्या देखें गुजरात का भी IPL जितवा चुका है और खैर रोहित शर्मा भी खैर 5 टाइटल्स IPL के जितवा चुके हैं मुंबई इंडियंस को, लेकिन वो सक्सेसफुल इंडिया में नहीं हुए।
उसका रीज़न मुझे लगता है कि इंडिया की जो है ना हमेशा से फर्स्ट डे से बॉलिंग ज़्यादा मशहूर है। जिस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग मशहूर है, वसीम अख्तर, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, आमिर, ये लोग जैसे मशहूर है, तो इंडिया की हमेशा से बैटिंग मशहूर है। तेंदुलकर, ये जितने भी हमारे गंगुली, द्रविड़, ये वीरेंद्र सहवाग, जितने भी हैं, ये सब टॉप ऑर्डर के उनके मशहूर प्लेयर्स थे। और इंडिया ये सारी चीज़ें पैदा करता है, जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स पैदा करता है वैसे इंडियन टॉप ऑर्डर्स पैदा करता है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो आई थिंक टॉप ऑर्डर पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्टीज़ रखते हो बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप टॉप 3 को कहो कि आपने इनिंग्स को एनालाइज करना है, आपने इनिंग्स को आखिर तक पहुँचाना है, फिर आखिर में आके फिनिश करने वाले फिनिश करेंगे। उनके पास बहुत अच्छे 2 फिनिशर्स मौजूद हैं, सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या। और मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक को भी होना चाहिए नंबर 6 पे, और हार्दिक पांड्या नंबर 5, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव और दिनेश कार्तिक ने भी अच्छे मैचेस फिनिश किए हैं, तो उनको भी होना चाहिए टीम में। लेकिन ऋषभ पंत उनकी जगह खेलना है, उनका अपनी चॉइस से हो सकता है उनके पास अभी लेफ्ट हैंडर नहीं है टॉप 6 में, तो उस वजह से वो खेल रहे हो। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या इज़ वन ऑफ द बैट्समैन जो मुझे लगता है कि बिकॉज उनके ऊपर उस तरीके से प्रेशर नहीं आएगा, उनकी परफॉर्मेंसेस पे इतना इशू नहीं बनेगा, बिकॉज वो आखिरी के 4-5 ओवर मोस्टली T20 में खेलते हैं, और मोमेंटम जो होता है वो बहुत जल्दी शिफ्ट होता है एक टीम से दूसरी टीम तक। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को T20 फॉर्मेट इंडिया में सबसे ज़्यादा सूट करेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है आप लोग के अपनी ओपिनियन और मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि हार्दिक पांड्या इज़ वन ऑफ द मेन प्लेयर्स जो कि अब, क्योंकि देखिए वो फॉर्म में चलते जा रहे हैं। एक प्लेयर को आपको सबसे पहले ये हाईलाइट करना पड़ता है कि जो प्लेयर की परफॉर्मेंसेस की इशू ना हो। अब जैसे कोई ऑन एंड ऑफ चल रहा है, उसको कैप्टन नहीं बनाते, बिकॉज वो फिर उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं हुई तो वो भी टीम से बाहर हो गया, तो आप फिर को आपको अगेन कैप्टन चेंज करना पड़ेगा। तो आपको कैप्टन उनको ही बनाना होता है जो कि टीम में फिक्स हो 11 में। और मुझे ये लगता है कि इंडिया के प्लेइंग 11 में एक जडेजा एंड हार्दिक पांड्या फ्यूचर के 5-6 साल होंगे, लेकिन जडेजा अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है। आई थिंक हार्दिक पांड्या इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। खैर हम बात करते हैं इंडिया की इनिंग्स की, हम टॉपिक से कहीं और मूव ऑन हो गए थे। हार्दिक पांड्या ने बनाए आपके 63 रन 33 बॉल्स पे, और वॉट इनिंग्स ये प्लेड। वरना मुझे ये लग रहा था कि 140-145 पे इंडिया आके अपनी इनिंग्स ख़त्म करेगा, लेकिन उन्होंने ये चीज़ चेंज करी और 168 तक इंडिया को ले गए। इंग्लैंड का टारगेट मिला था 169 का, एंड ऋषभ पंत रन आउट हो गए थे, तो ये इनकी इनिंग्स ख़त्म हो गई थी 6 विकेटों पे, और 169 का टारगेट मिला। हम यही बात कर रहे थे कि पार स्कोर और एक जो विनिंग स्कोर होता है वो एक अलग चीज़ होती है। और सेमीफाइनल में वो भी इंग्लैंड की इतनी ख़तरनाक बैटिंग के हिसाब से, अभी इसमें डेविड मिलान नहीं थे, बहुत सारे ये कह रहे थे डेविड मिलान से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिल सॉल्ट भी काफ़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो और 2 चेंजेस इंग्लैंड ने करी थी अपनी साइड में, मार्कवुड की जगह क्रिस जॉर्डन आए थे, उनको एक्सपेंसिव पड़े, 4 ओवर में उन्होंने 43 रन दिए, लेकिन उन्होंने 3 विकेट भी हासिल किए, तो ये उनका प्लस पॉइंट था। अब ये उनको इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा कि वो फाइनल में क्रिस जॉर्डन के साथ ही जाएंगे या मार्कवुड तो उनके नंबर 1 बॉलर थे उनको वापस लेकर आएंगे। तो पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ टफ होगी कि क्रिस जॉर्डन भी अच्छे T20 स्पेशलिस्ट हैं, दुनिया की लीग्स खेलते आ रहे हैं, तो या तो मार्कवुड, फिर ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक अगर मैं होऊंगा तो मैं मार्कवुड के साथ ही जाऊंगा, बिकॉज उनके पास पेस है, उनका बाउंस है, 150 प्लस वो बॉल करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बॉल कर चुके हैं, 145 प्लस आई थिंक 31 डिलीवरीज कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। तो ही द कम्प्लीट पैकेज मार्कवुड, और वो ऐसे पिचेस पे एफिशिएंट पिचेस होती है तो मैं क्रिस जॉर्डन के साथ लाजमी जाता है, लेकिन मार्कवुड फिट हो जाएंगे तो आई विल गो अगेन विद मार्कवुड, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा ये जो मेलबर्न का ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सूट करेगा। फिर हम बात करते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की। इंग्लैंड की बैटिंग में जॉस बटलर और एलेक्स हेज ने पावर प्ले में गेम को साइड पे कर दिया था, बस हमें यही लग रहा था इवन इफ पावर प्ले के बाद आउट भी होंगे तो दूसरे इनके पास इतने स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनके पास इतना बैकअप ज़्यादा होता है इंग्लैंड के पास। आप देखें उनके पास जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय इस वर्ल्ड कप में थे ही नहीं, आपके प्लेइंग ने उनमें वो नज़र ही नहीं आए, और वो जेन्युइन ओपनर थे, वो जब लीग में खेलते हैं तो वो टॉप क्लास क्रिकेट खेलते हैं। उनके पास और भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं जो उनके पास, एक तो इतना ज़्यादा बैकअप होता है कि अगर कोई प्लेयर उनका इंजर्ड हो जाए तो उनको दूसरे उससे कोई चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे इंडिया के पास बुमराह एंड जडेजा इंजर्ड हो गए तो उन्होंने बुमराह को मिस किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो इंग्लैंड ये मिस नहीं करता ये चीज़ें। मार्कवुड इंजर्ड हो गए तो उनके पास बहुत सारे और ऑप्शन हैं जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो कि इंग्लैंड कर रहा है आई थिंक इस पूरी दुनिया में बाकी किसी भी टीम में नज़र नहीं आती। इवन ना मुझे ऑस्ट्रेलिया, ना इंडिया, ना पाकिस्तान, किसी और टीम में ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि आपके पास इतने सारे बैकअप्स मौजूद हों। बस हमने देखा डिफरेंट लीग्स में बहुत सारे उनके ऐसे ऐसे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं जो कि इंग्लैंड के साइड में खेल ही नहीं रहे होते। तो इंग्लैंड ने पावर प्ले में ही गेम ये साइड में कर दिया था मेरे हिसाब से। मैं
बिलीव ये कर रहा था कि अब ये मैच जीत जाएगा इंग्लैंड आसानी से। 80 रन बनाए जॉर्ज बटलर ने, एलेक्स हेज ने 86 रन की शानदार इनिंग्स खेली, और एलेक्स हेज ने 7 छक्के इस इनिंग्स में लगाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने हर चीज़ को टारगेट किया, उन्होंने अश्विन को टारगेट किया, उन्होंने फास्ट बॉलिंग को उनके टारगेट किया। फिर आखिर में जब 5 रन चाहिए थे तो जॉर्ज बटलर ने उनको छक्का लगा दिया था और फिर ये मैच ख़त्म हो गया था। तो इंग्लैंड ने 170 पे ये मैच ख़त्म किया और उन्होंने ये मैच 10 विकेट से जीता है। डेट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम। आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ एक थोड़ा सा साइन होगा, हो सकता है इस चीज़ को वो इतना प्रेशर में आके ना ले, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ होगी कि अब इंग्लैंड जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है तो ये काफ़ी डेंजरस साइड होगी। बहुत सारे यही कह रहे हैं कि वो 92 वाली चीज़ वापस बन गई है, तो हो सकता है ये बन गई है। हो सकता है पाकिस्तान की बॉलिंग उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग को दाद देना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग जब स्ट्रगल कर रही थी तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने सारे मैचेस जितवाए उनको। अब मैं आपको यही कहूँगा कि साउथ अफ्रीका को आप देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इनको 150 पे रिस्ट्रिक्ट किया है। हालांकि ये जो ग्राउंड्स थे यहाँ 180 स्कोर हो सकता था। साउथ अफ्रीका मैच में ही पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर लगाया था, तो डकवर्थ उसमें मैच चला गया था, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने कम रन किए उस हिसाब से। न्यूजीलैंड का भी यही था, उन्होंने कम रन किए उस हिसाब से, उन्होंने रोका। हालांकि सिर्फ न्यूजीलैंड के मैच में 4 विकेटें गिरी थी न्यूजीलैंड की, लेकिन उन्होंने, और उसमें से भी 1 रन आउट था। लेकिन बॉलिंग भी अच्छी थी कि इन लोग की जो डॉट डिलीवरीज हैं ये लोग एक्स्ट्रा नहीं दी। न्यूजीलैंड के मैच में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है T20 वर्ल्ड कप में कि उन्होंने कोई नो बॉल और वाइड नहीं कराई, कोई भी एक्स्ट्रा हमारी तरफ से नहीं गई। तो आई थिंक बॉलिंग जो है इनकी बहुत शानदार है, और मुझे ये लगता है ये जो सक्सेस का रीज़न है वो 2 प्लेयर्स के लिए से हुआ है। आपने 2 चेंजेस के नहीं ऐसी, एक तो हैदर अली की जगह जब मोहम्मद हारिस आए तो वैसे तो आए फ़खर जमान की जगह, लेकिन हैदर अली जो बाहर हुए, वसीम जूनियर उनकी जगह आए थे। एक तो आपको एक्स्ट्रा बॉलर मिला है और हारिस उनको कंप्लीट पैकेज मिला है आई थिंक नंबर 3 पे। तो ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान टीम्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं, और होपफुली अब यही उम्मीद है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ही जितवाएगी ये मैच। और आई थिंक जो पावर प्ले होता है उसको यूटिलाइज पाकिस्तान कर ले, 2-3 विकेट्स ले ले, भले वो इंग्लैंड चेज करी हो, बैटिंग फर्स्ट करी हो, डजेंट मैटर, लेकिन हमको विकेट्स लेनी पड़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप पाकिस्तान और इंग्लैंड में किस तरीके से इस मैच को देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि किस मार्जिन से जीतेगा और किस मार्जिन से नहीं जीतेगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि फैंस किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से उस मैच को लेते हैं। बहुत सारे हमारे फैंस ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, कहते हैं 92 ईजी हो जाएगा। आपको मैच खेलना होता है, आपको पॉजिटिव रहना होता है, आपको दलीली दिखानी होती है और एग्रेसिव होना पड़ता है। जिस तरीके के इंटेंट हारिस शो कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत कमाल की है। तो आई थिंक गुड लक टू पाकिस्तान। इस वीडियो को हम फिर यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।